So today we are going to start with lecture 4 of our chapter crop production and management. So in today's class we are going to study about what is crop rotation, differences between fertilizers and manures, what are the advantages of manure, what is irrigation, what are the sources of irrigation. But before studying these topics, we have to first take a quick recap of what we have studied in the previous lecture or lecture number 3. Okay. So in the previous lecture we have studied about basic practices of crop production. Okay. So under that we have studied what is sowing. Sowing का मतलब होता है सीड्स को बोना, बीजों को बोना खेत में. That is called sowing. What are traditional tools? So we have studied some traditional tools like plow, cultivator, hoe, seed drill, okay, harvester. तो प्लो आपको पता है किसको बोलते हैं, हल को बोलते हैं. कल्टीवेटर पता है किसको बोलते हैं, जो ट्रैक्टर के पीछे बंधा रहता है, हल का काम करता है. होए फावड़े को बोलते हैं. सीड ड्रिल क्या होती है, जो सीड को सॉइल के अंदर बोने के बाद उसके ऊपर सॉइल को रख देती है या फिर सीड को सॉइल से ढक देती है ताकि जो बर्ड्स और दूसरे इंसेक्ट हैं वो सीड्स को खा ना सकें. ओके, सो दैट वाज द यूज ऑफ सीड ड्रिल. आगे अपन ने देखा था कि व्हाट इज मैन्योर. तो मैन्योर का मतलब क्या होता है, मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट. प्लांट और एनिमल वेस्ट जब डीकम्पोज होने लगते हैं यानी सड़ने लगते हैं, या कोई प्लांट मर गया या कोई एनिमल मर गया, तो उसको छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डीकम्पोज करने लगते हैं या खाने लगते हैं या सड़ाने लगते हैं. ठीक है, तो वो सड़ सड़ के मैन्योर बन जाता है. ओके, सो दिस मैन्योर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. इसको हम खाद बोलते हैं और ये गोबर को सड़ा के मोस्टली गांव में बनाई जाती है. ओके, तो गोबर को जब सड़ाया जाता है तो बहुत दिन बाद उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं, तो वो कीड़े जो हैं वो बहुत अच्छी खाद तैयार करते हैं गोबर की. ओके, सो उस खाद को उठाकर खेतों में डाल दिया जाता है ताकि जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही तेजी से हो जाए. ओके, देन वी हैव स्टडीड व्हाट आर फर्टिलाइजर्स. दे आर द सब्सटेंसेस और केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स. मतलब कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जिनमें ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं. ओके, जैसे नाइट्रोजन है, प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, तो इट एक्ट्स एज एन फर्टिलाइजर. ओके, अमोनियम सल्फेट है, ठीक है, फॉस्फेट है, ये सारे फर्टिलाइजर्स अपन खेत में डालते हैं जिससे जो अपनी पैदावार होती है, अपनी ग्रोथ होती है क्रॉप्स की, वो बढ़ जाती है. फिर आज अपन को पढ़ना डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स एंड एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर. ओके, अब अपन आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो कि है व्हाट इज क्रॉप रोटेशन. तो क्रॉप रोटेशन जानने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि क्रॉप रोटेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, क्रॉप को यानी फसल को रोटेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है. देखिए, आप लोगों को एक बेसिक सा एग्जांपल देके मैं समझाता हूं कि अगर आप अपने घर के अनाज को खाते रहेंगे, उसको जोड़ेंगे नहीं, आई मीन टू से उसको सिर्फ और सिर्फ यूज करते रहेंगे, बार बार उसको स्टॉक नहीं करेंगे मार्केट से लाके, तो एक दिन आपके घर का अनाज खत्म हो जाएगा. ओके, तो उसी तरह क्या होता है, कोई भी अगर खेत है, ओके, कोई भी अगर फील्ड है, तो उसकी सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स भी खत्म होने लगते हैं जब बार बार उसमें सेम क्रॉप को उगाया जाता है. आपने एक साल गेहूं की फसल लगाई, तो उस एक पर्टिकुलर खेत में आपने गेहूं की फसल लगाई. अब उस खेत के जो न्यूट्रिएंट्स थे वो उस साल उस फसल को उगाने में खर्च हो गए. अब धीरे धीरे क्या हुआ, आपने नेक्स्ट ईयर भी वापस गेहूं की फसल लगा दी, तो जो भी बचे कुछ न्यूट्रिएंट्स थे वो भी खर्च हो गए. ठीक है, अब उसके नेक्स्ट ईयर भी आपने वापस से गेहूं की फसल लगा दी, तो जो
5% और 10% बहुत ही रेयर न्यूट्रिएंट्स बचे थे वो भी खत्म हो गए। तो इससे क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी यानी उसका न्यूट्रिएंट रिच होना वो खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। ठीक है, बार बार एक ही क्रॉप को ईयर बाय ईयर उगाने से, यानी अगर अपन फील्ड को रेस्ट नहीं देंगे या गैप नहीं करेंगे क्रॉप को फील्ड को यूज करने में, क्रॉप को उगाने में अगर गैप नहीं करेंगे, सेम फील्ड को बार बार हर साल यूज करते रहेंगे, तो उसकी जो न्यूट्रिएंट रिच होने की जो कैपेबिलिटी है या न्यूट्रिएंट रिच होना जो है उसका वो खत्म हो जाएगा। ओके, तो उसको न्यूट्रिएंट रिच बनाए रखने के लिए अपन को क्रॉप रोटेशन करना पड़ता है। यानी एक साल गेहूं की फसल लगा दी, ओके, अगले साल लगा दी मेज की फसल, उसके अगले साल लगा दी चने की, तो उससे क्या होता है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट जो है वो खत्म नहीं होते। जैसे गेहूं की फसल के लिए अगर अपन को फॉर एग्जांपल अगर फॉस्फेट या फिर नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, तो जरूरी नहीं है कि अगले साल अपन गेहूं ही लगाएं, है ना। तो एक साल अपन ने गेहूं लगाया तो नाइट्रोजन की जरूरत पड़ी, तो उस फील्ड से जहां पर गेहूं लगा हुआ है वहां से नाइट्रोजन जो है कम हो गया। अब अगले साल अपन ने लगा दिया मेज, जिसको मोस्टली वाटर और पोटेशियम वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो अगले साल पोटेशियम यूज हो गया, नाइट्रोजन वापस से आ गया उस पे। ठीक है, तो इसीलिए क्रॉप को रोटेट करना जरूरी होता है। एक ही एक क्रॉप लगाते रहेंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, सो दैट इज वाई द क्रॉप रोटेशन इज नेसेसरी। अपन को पता है सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। जो क्रॉप के प्लांट्स होते हैं, चाहे वो वीट हो, चाहे वो चना हो, चाहे बार्ली हो, चाहे मेज हो, ठीक है, तो सॉइल ही सप्लाई करती है क्या, मिनरल न्यूट्रिएंट्स क्रॉप प्लांट्स को। एंड दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। यही न्यूट्रिएंट बहुत जरूरी होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। ठीक है, कुछ एरियाज में तो फार्मर क्या करते हैं कि एक ही फील्ड में बार बार वही फसल उगाते रहते हैं। ठीक है, कभी उस फील्ड को रेस्ट नहीं देते, उसको बिना कल्टीवेशन का नहीं छोड़ते। ठीक है, तो उसको रेस्ट ना देने से क्या होता है उसके न्यूट्रिएंट जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर्स टू द फील्ड। मैन्योर्स क्या था, अपन ने पढ़ा था कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में ऐड किए जाते हैं, ठीक है, उनको मैन्योर्स बोलते हैं। तो मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। ठीक है, तो क्या होता है, कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल। सॉइल को वापस से न्यूट्रिएंट रिच बनाने के लिए क्या ऐड किया जाता है, मैन्योर्स ऐड किया जाता है या फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं मैन्योरिंग। ओके, यानी द एडिशन ऑफ मैन्योर्स टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड मैन्योरिंग। ओके, ठीक है, अब इम्प्रॉपर या इनसफिशिएंट अगर मैन्योरिंग की जाए, यानी इम्प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट्स को डाला जाए या मैन्योर डाला जाए, तो उससे क्रॉप प्लांट जो है वो वीक भी हो जाते हैं। ओके, तो यहां पर मैं मैन्योरिंग की डेफिनेशन लिख देता हूं। सो प्लीज राइट डाउन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैन्योरिंग: कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। बार बार खेती करने से सॉइल जो है वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो जाती है। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स खत्म होने लगते हैं सॉइल से। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर्स टू द फील्ड्स। ओके, फार्मर्स को खाद ऐड करनी पड़ती है, किस लिए, उसको वापस से उस मिट्टी को न्यूट्रिएंट रिच बनाने के लिए, टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। अब इम्प्रॉपर या इनसफिशिएंट मैन्योरिंग अगर की जाए तो उससे वीक प्लांट्स होते हैं या क्रॉप जो है वो वीक होती है। ओके, अच्छे क्रॉप नहीं हो पाते हैं उससे। ओके, सो दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ मैन्योरिंग। अब अपन ब्रीफ में देख लेते हैं फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। मतलब सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर्स ऐसे केमिकल होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे
फॉस्फोरस हो चाहे मैग्नीशियम हो, कोई भी एक न्यूट्रिएंट में फर्टिलाइजर रिच होते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स में रिच नहीं होते। ओके, अब अपन देखेंगे डिफरेंस क्या होता है फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स के बीच में। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या एग्जाम्पल्स हैं फर्टिलाइजर्स के। पहले तो फर्टिलाइजर जो है वो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं, ये नेचुरली नहीं होते। मैन्योर्स जो है वो नेचुरली होते हैं, क्योंकि मैन्योर्स होते ही ऐसे हैं कि जब प्लांट और एनिमल डेड होते हैं तो उनके सड़ने के बाद मैन्योर बनाए जाते हैं, या फिर प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स से मैन्योर बनाए जाते हैं। जैसे गोबर है, तो गोबर जब सड़ जाता है तो उससे खाद बन जाती है, यानी मैन्योर तैयार हो जाता है। ओके, तो वो नेचुरल प्रोसेस होती है। बट जो फर्टिलाइजर्स हैं वो आर्टिफिशियली फैक्ट्रीज में तैयार किए जाते हैं। उसका कुछ एग्जांपल है यूरिया, एमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, एनपीके। एनपीके का फुल फॉर्म क्या है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ओके, पोटेशियम इज डिनोटेड बाय के। ओके, अब एक बात तो माननी पड़ेगी कि द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज हेल्प्ड द फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स। यानी फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करने के बाद फार्मर्स की जो क्रॉप उगाने की कैपेबिलिटी है वो बढ़ गई है। क्रॉप्स ज्यादा उगते हैं, अच्छे उगते हैं, फसल खराब नहीं होती है, ठीक है, बहुत ही अच्छी फसल होती है। बट एक्सेसिव यूज करने से उसका हार्म भी है, सॉइल जो है वो लेस फर्टाइल हो जाती है। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स जो है वो लिमिटेड यूज में इस्तेमाल किए जाने चाहिए, जितना जरूरी है उतने इस्तेमाल किए जाने चाहिए। एक्सेसिव यूज इनका नहीं होना चाहिए, नहीं तो सॉइल जो है वो अपनी फर्टिलिटी खो देगी। ओके, तो फर्टिलाइजर्स जो हैं वो आप समझ गए कि क्या होते हैं। फर्टिलाइजर्स पहली बात तो आर्टिफिशियली फैक्ट्रीज में तैयार किए जाते हैं, कुछ एग्जांपल मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब एक और बात, फर्टिलाइजर्स जो हैं उनके कारण वाटर पोल्यूशन भी होता है, क्योंकि जब खेतों में पानी गिरता है तो जो फर्टिलाइजर्स अपन स्प्रे करके आते हैं वहां पर, ठीक है, तो वो बहकर कहाँ चले जाते हैं? पास में जो वाटर का सोर्स होता है, यानी चाहे वो तालाब हो, चाहे कुआं हो, चाहे वो नदी हो, तो वहां बहकर चले जाते हैं। तो वहां रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी मछली हो गई, क्रैब्स हो गए, कोई भी वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म जो है वो उनको काफी नुकसान पहुंचता है। ठीक है, वो मरने लगते हैं धीरे धीरे। इसीलिए फर्टिलाइजर्स को बोला जाता है कि दे आर द सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। इवन कभी कभी अगर मरकरी वगैरह का यूज किया जाता है फर्टिलाइजर्स के लिए, है ना, तो मरकरी जब बह के जाती है पानी में, अगर उसका इनटेक कर लिया जाए तो उससे हार्मफुल डिजीजेस हो जाते हैं, जैसे मीना माटा हो गया। ओके, तो ये सारे डिजीजेस होने लगते हैं। तो फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स सी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो पहले अपन फर्टिलाइजर्स देखते हैं कि फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। फर्टिलाइजर्स आर मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। अपन को पता है कि फर्टिलाइजर्स जो है वो नेचुरली ऑकर नहीं होते, ये फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। ठीक है, बट मैन्योर इज नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। मैन्योर कैसे तैयार किया जाता है, यानी खाद कैसे तैयार किया जाता है? जो कैटल होता है ना, यानी कैटल मतलब हो गया अपना गाय, भैंस, बकरियां, तो इनका जो गोबर होता है और प्लांट का कुछ रेसिड्यूज इसमें मिलाया जाता है, भूसा वगैरह, है ना, तो इससे खाद तैयार की जाती है। ठीक है, तो दैट इज मैन्योर। ठीक है, फर्टिलाइजर्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, दे आर मोस्टली प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स, ठीक है, कहाँ बनाए जाते हैं? फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, यानी आर्टिफिशियल हो गए। बट मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स। मैन्योर तो कहीं भी प्रिपेयर किए जा सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल सब्सटेंस है, से बनते हैं। ठीक है, नेचुरल सब्सटेंस से बनते हैं। फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, किसी भी प्रकार का ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करते हैं। ओके, जबकि मैन्योर्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। ह्यूमस मतलब होता है ऐसी जरूरी चीजें जो कि प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इन जैसे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए, प्लांट के बढ़ने के लिए, प्लांट के ज्यादा पैदावार के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, तो ये फर्टिलाइजर्स होते हैं। जबकि मैन्योर जो है वो बहुत सारा ह्यूमस देता है सॉइल में। ठीक है, बहुत सारे ऐसी चीजें प्रोवाइड करता है जिससे ग्रोथ में हेल्प होती है,
और मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, मैन्योर में जो है प्लांट न्यूट्रिएंट्स यानी खाद में उतने प्लांट के न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। तो ये बेसिक डिफरेंस है फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स के बीच में। ये पॉइंट्स आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और एक रिक्वेस्ट मेरी हमेशा रहेगी कि आप लेक्चर को बार बार रिपीट करिए, बार बार देखिए, बार बार सुनिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको बार बार लिखिए। उससे क्या होगा कि आपका जो स्कोर आएगा एग्जाम में वो बहुत अच्छा आएगा, आप बहुत बहुत अच्छे आंसर्स लिख के आओगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइज, थैंक यू सो मच।